एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रीता नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। रीता एक जिज्ञासु और दयालु लड़की थी, जिसे हमेशा पेड़ों के साथ समय बिताना पसंद था, खासकर अपने गांव के बड़े बगीचे में। बगीचे के कोने में एक ऊंचा, बुद्धिमान नीम का पेड़ था। इस नीम के पेड़ के साथ रीता बहुत समय बिताती थी और उसे अपना दोस्त कहती थी। एक दिन रीता अपने दोस्त नीम के पेड़ से मिलने गई। वे अपनी सारी बातें पेड़ को बताती है, अपने स्कूल की बातें भी। नीम का पेड़ रीता की बात ध्यान से सुनता था और उसे छाया और आराम प्रदान करता था, हालांकि वह बोल नहीं सकता था। रीता ने देखा कि नीम के पेड़ पर कई नई और सुंदर हरी पत्तियां थीं। उसने अपनी नानी से इसके बारे में पूछा। उनकी नानी ने उन्हें बताया था कि नीम का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक बेहतरीन डॉक्टर भी है। इसकी पत्तियां, इसकी छाल और इसकी छोटी डंडियां अपने दवा वाले गुणों के लिए जानी जाती है। एक दिन रीता का दोस्त गोविंद खेलते समय गिर गया और बेहोश हो गया। रीता को याद आया कि उसकी नानी ने उसे नीम के पेड़ की पत्तियों के बारे में क्या बताया था। वह जल्दी से नीम के पेड़ के पास गई, कुछ कोमल पत्तियां तोड़ी और वापस गोविंद के पास चली गई। रीता ने धीरे से गोविंद के घाव को साफ किया और उस पर नीम की पत्तियों को हाथ से कुचलकर गोविंद को सूंघा दिया। सभी को आश्चर्य हुआ जब खून बहना बंद हो गया और गोविंद भी होश में आ गया। गोविंद की मां रीता और नीम के पेड़ की मदद के लिए आभारी थी। नीम के पेड़ की जादुई पत्तियों के बारे में बात पूरे गांव में फैल गई। जब भी उन्हें छोटी मोटी चोटें या बीमारियां होती तो लोग नीम के पेड़ की पत्तियों के लिए आने लगे। नीम का पेड़ गांव का डॉक्टर बन गया। इसका श्रेय रीता के दयालु हृदय और पेड़ के साथ उसकी दोस्ती को जाता है। समय के साथ रीता ने नीम के पेड़ के कई उपयोगों के बारे में और अधिक जान लिया। इसकी पत्तियों का उपयोग प्राकृतिक कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए किया जा सकता है और इसकी छाल में औषधीय गुण भी होते हैं। रीता ने इस ज्ञान को अपने गांव के साथ साझा किया और उन्होंने सभी प्रकार के उपयोगी उद्देश्यों के लिए नीम के पेड़ का उपयोग करना शुरू कर दिया। साथ ही पूरे गांव में कई और नीम के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। नीम के पेड़ के साथ रीता की दोस्ती ने न केवल उसके गांव की मदद की बल्कि उसे प्रकृति के महत्व और इसके कई उपहारों के बारे में एक मूल्यवान सबक भी सिखाया। उन्हें एहसास हुआ कि पर्यावरण की देखभाल करके वे अपना भी ख्याल रख रहे हैं। कहानी से मिली सीख, प्रकृति हमारी मित्र है और इसकी देखभाल करके हम अपना ख्याल रखते हैं। रीता और नीम के पेड़ की दोस्ती हमें प्रकृति के महत्व और हमें प्रदान करने वाली कई अद्भुत चीजों की याद दिलाती है। यह हमें पर्यावरण का सम्मान करना और उसकी देखभाल करना सिखाती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में उपचार और खुशी ला सकती है। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वह आदमी चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन अचानक उसकी दुकान के पास एक अमीर आदमी की गाड़ी खराब हो जाती है। वह अमीर आदमी गाड़ी की ठीक होने तक चाय वाले की दुकान पे बैठकर इंतजार करता है। वह चाय वाला बात करता है और उसको पता लगता है कि चाय वाला अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है,
लेकिन गरीबी की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। अमीर आदमी उसको कुछ पैसे देने की बात करता है, लेकिन चाय वाला पैसे लेने से मना कर देता है। उसकी स्वाभिमान और ईमानदारी को देखकर व्यापारी को बहुत प्रसन्नता होती है। वह अमीर आदमी उस चाय वाले से कहता है, मैं ये पैसे तुमको ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारी दुकान में जो ये सुराही रखी है, तुम इसको मुझे बेच दो। चाय वाला हैरान हो जाता है। वह कहता है, ये सुराही तो बहुत पुरानी है और बाजार में कोई इसके 100 रुपए भी नहीं देगा। व्यापारी कहता है कि मैं इसके 1 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर चाय वाले की बीवी भी घर से बाहर निकल आती है और चाय वाले से उसे बेचने को कहने लगती है। चाय वाले कहता है, साहब आप मुझे इसके 100 रुपए ही दे दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। व्यापारी कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, मैं तुमको इसके 5 लाख देता हूँ, अभी बताओ बेचोगे मुझे? चाय वाला ये सुनकर दंग रह जाता है और इस हालत में कुछ बोल नहीं पाता। व्यापारी कहता है कि 10 लाख में भी नहीं। चाय वाला सोचता है कि ये व्यापारी ऐसा मजाक क्यों कर रहा है। ये सुराही तो मिट्टी की बनी है, फिर ये इतने पैसे देने को क्यों कह रहा है। चाय वाला हैरान होते हुए कहता है, आप इसे ले जाओ और आपको जो ठीक लगे 100-200 रुपए दे जाओ। गाड़ी में से अपना सूटकेस लाता है और चाय वाले को 20 लाख रुपए देकर सुराही ले लेता है। चाय वाले की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता और व्यापारी अपनी गाड़ी ठीक होने के बाद अपने घर लौटने लगता है। तभी उसका ड्राइवर उससे पूछता है, मालिक आप तो बहुत ही सफल व्यापारी हो और कभी घाटे का सौदा नहीं करते, तो आज ये क्या किया आपने? व्यापारी एक अच्छा इंसान था। वह कहता है कि उस चाय वाले की हालत देखकर लग रहा था कि उसका 1-2 लाख में कुछ नहीं होने वाला, और जब वह चाय बना रहा था मैंने सुराही को घिस के देखा था। ये एक एंटीक आइटम है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। मैंने लंदन के संग्रहालय में इसकी फोटो भेज के डील कर ली थी और उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए मेरे बैंक में जमा भी करा दिए थे। तो 2 करोड़ का 10% तो चाय वाले का भी बनता है, उसका भी घाटा ना हो और मुझे भी असली मुनाफा मिले। कहानी से मिली सीख, सफल बनो मगर अपने अंदर एक उदार मन भी रखो, तभी असली मुनाफा कमा पाओगे। राजीव बहुत ही अमीर आदमी था। उसके घर पर बहुत सारे नौकर और एक नौकरानी थी। राजीव अपने घर में रहता और सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाता। एक दिन जब वो काम से वापस लौटा, उसने देखा कि उसकी तिजोरी खाली थी। तिजोरी के अंदर के सारे पैसे गायब थे। तिजोरी को खाली देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा कि तिजोरी का पासवर्ड सिर्फ वही जानता था, तो फिर कोई और उस तिजोरी को कैसे खोल सकता है। अब इस बात का पता लगाने के लिए उसने डिटेक्टिव विजय को बुलाया। डिटेक्टिव ने उस तिजोरी की बहुत अच्छे से जांच की। जांच के दौरान उन्हें एक औरत की उंगली की अंगूठी मिली। जिससे उनका शक सबसे पहले नौकरानी पर गया। उन दोनों ने नौकरानी को बुलाया और उनसे बोला, तुम्हारी यह उंगली की अंगूठी इस तिजोरी के पास क्या कर रही है? मुझे माफ कर दो मालिक, मैं नहीं जानती कि यह यहाँ कैसे पहुँच गई, लेकिन मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। नौकरानी ने हाथ जोड़कर उन दोनों से कहा। अब उन दोनों के सामने एक संदिग्ध था। उन्हें पता लगाना था कि वो चोरी उस नौकरानी ने की है या नहीं। उनके पास एक सबूत था, लेकिन फिर भी वे दोनों पक्के नहीं थे कि चोरी नौकरानी ने की है। ऐसे में डिटेक्टिव ने थोड़ा सोचा और एक बार फिर से सावधानी से तिजोरी की तलाशी ली। जांच करने के बाद डिटेक्टिव विजय को एक और सबूत मिला। उसने कहा, मुझे एक और सबूत मिला है और मैं जान चुका हूं कि चोर कौन है। मैं दावे से कह सकता हूं कि चोरी किसने की है।
इसके बाद घर के सारे नौकर और नौकरानी को कमरे में बुलवाया गया। सबके कमरे में आ जाने के बाद राजीव ने डिटेक्टिव से बोला, विजय अब तुम बताओ कि असली चोर कौन है। जी हाँ, मैं बताता हूँ। विजय ने कहा, इस घर में एक ही ऐसा नौकर है जो सिर्फ खाना बनाता है और उसका नाम है राजू। इस तिजोरी और अंगूठी में भी खाने के मसालों की स्मेल आ रही है जो किचन में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए चोर राजू है। ये सुनते ही राजू वहां से भागने लगा था, लेकिन बाकी नौकरों ने उसे पकड़ लिया। राजू सबसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी नहीं करना चाहता था, यह मेरी मजबूरी थी। इसके बाद डिटेक्टिव ने उससे पूछा, तुमने चोरी कैसे की? तुम तो पासवर्ड नहीं जानते थे। एक दिन मैं कमरे में चुपके से घुसा और बिस्तर के नीचे छुप गया। जब मालिक तिजोरी का पासवर्ड डाल रहे थे तब मैं वहां छुपकर पासवर्ड देखने लगा था। मैंने वो उंगली की अंगूठी को तिजोरी के पास रखा ताकि पूरा शक उस नौकरानी पर चला जाए। इस तरह से मैंने चोरी की थी। राजू एक अच्छा आदमी था, लेकिन लालच में आकर उसने चोरी करने की सोची और पकड़ लिया गया। और अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हुआ। कहानी से मिली सीख, कभी लालच में आकर चोरी नहीं करनी चाहिए। एक चोर था जो चोरी करके ही अपने परिवार का पेट पालता था। चोर को पता चला कि दो अमीर ब्राह्मण एक शहर से दूसरे शहर यात्रा कर रहे हैं। वह वेश बदलकर उनसे मिला और उनके साथ यात्रा में शामिल हो गया। वक्त के साथ उसने उन ब्राह्मणों का विश्वास जीत लिया। दोनों ब्राह्मण उसे अपने साथ दूसरे शहर ले चलने के लिए तैयार हो गए। अपने धन से उन्होंने कुछ रत्न खरीदे। चोर को यह पता था। उसने योजना बनाई कि वह उन दोनों को जहर देकर मार देगा और फिर रत्नों को चुरा लेगा। जब वे लोग जंगल से गुजर रहे थे, कुछ आदिवासी आए और वे उन सभी को बंदी बना लिया और वे उन सबको अपने राजा के पास ले गए। आदिवासियों के राजा के पास एक बाज बैठा था। राजा बोला, इनकी तलाशी लो। आदिवासियों ने उन ब्राह्मण की तलाशी ली पर उन्हें कुछ नहीं मिला। राजा ने अपने बाज की तरफ देखा। बाज चालाक था। इनके पास खजाना है, बाज चिल्लाया। ब्राह्मणों ने सरदार से विनती की, हम बहुत गरीब यात्री हैं जो एक शहर से दूसरे शहर रोजगार के लिए यात्रा करते हैं। हमारे पास कोई खजाना नहीं है। राजा अपने एक आदमी से उनकी तलाशी लेने को कहता है, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं मिलता। चोर ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं हर समय इनके साथ था, फिर इन्होंने रत्न कहाँ छुपा दिए। मेरा बाज कभी झूठ नहीं बोलता, राजा ने बोला। राजा कहता है कि अगर तुमने तीनों ने मुझे खजाना नहीं दिया तो वह सबको मार देगा। चोर ने सोचा, अगर मैं इनको बोलूं कि मुझे मारकर तलाशी ले लो तो हो सकता है ये मुझे जाने दे, और फिर मैं किसी भी तरह रत्नों का पता लगाकर उनको चुरा लूंगा। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ा और राजा से बोला, तुम्हें हम पर यकीन नहीं तो मुझे मारकर देख लो। हम सभी को मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। राजा मान गया और उसने चोर को मार दिया। आदिवासियों को उसके शरीर में कुछ नहीं मिला। राजा ने उन दो बचे हुए ब्राह्मणों को जाने दिया। उन ब्राह्मणों ने वह रत्न निगलकर अपने गले में छुपा लिए थे ताकि रास्ते में उन्हें कोई चुरा ना ले। चोर ने अपने लालच के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी और ब्राह्मणों को कुछ नहीं हुआ। नैतिक शिक्षा, लालच आपको हमेशा अंत की ओर ले जाता है। जादुई पेड़, दया, लालच और परिवर्तन की कहानी। पुराने समय की बात है। दो भाई थे जो एक पुराने गांव में रहते थे। बड़ा भाई दयालु और साफ दिल का इंसान था।
जबकि छोटा भाई बहुत चतुर और ईर्ष्यालु था। वह न तो उसकी कोई बात सुनता, न ही वह उसे पसंद करता था, और वह उसकी चीजें भी चुरा लिया करता। एक दिन छोटा भाई बाजार में बेचने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल में गया। जैसे ही वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ को काटकर आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात एक जादुई पेड़ से हुई। पेड़ ने उससे कहा, हे दयालु महोदय, कृपया मुझे ना काटे। यदि आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको अपने सुनहरे फल दूंगा। छोटे भाई ने थोड़ा सोचा और वह मान गया, लेकिन वह पेड़ द्वारा दिए गए फल की संख्या से निराश था। लालच ने उस पर काबू पा लिया और उसने पेड़ को डराया कि यदि पेड़ ने उसे और फल नहीं दिए तो वह पेड़ को काट देगा। फल देने के बजाय जादुई पेड़ ने उसे अपने फलों की खुशबू से बेहोश कर दिया। छोटा भाई दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। यहाँ बड़ा भाई चिंतित हो गया और अपने छोटे भाई की तलाश में निकल पड़ा। अपने छोटे भाई को आवाज लगाते हुए वो जंगल पहुंच गया। उसने अपने भाई को पेड़ के नीचे बेहोश पाया। वह उसकी तरफ दौड़ा और उसने पेड़ से माफी मांगी और अपने भाई को ठीक करने के लिए कहा। पेड़ ने खुश होकर उसके भाई को अपने फल की खुशबू से वापस सही कर दिया। ये देखकर छोटे भाई ने उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए माफी मांगी और बेहतर इंसान बनने का वादा भी किया। पेड़ ने छोटे भाई के दिल में आया बदलाव देखा और उन्हें सभी सुनहरे फल दे दिए, जिससे उन्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। कहानी से मिली सीख: नम्र और दयालु होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। कहानी से मिली सीख का पालन करते हुए दोनों भाइयों ने साथ साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर दिया और दूसरों को भी दयालु बनने की प्रेरणा दी। एक छोटे से गांव की बात है, जहां एक आदमी रहता था जिसका नाम विक्रम था। उसने अपने गांव के सेठ से 50,000 रुपए लिए थे। वो उन पैसों से 2 बैल खरीदता है, मगर सेठ उससे अपने पैसे समय से पहले ही मांगने लगता है। एक दिन सेठ शराब के नशे में विक्रम को अपने घर बुलवाता है और उसको धमकी देने लगता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो विक्रम के दोनों बैलों को हड़प लेगा। वे दोनों लड़ने लगते हैं और गलती से विक्रम सेठ को पास के कुएं में गिरा देता है और डर कर वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक तेजस्वी साधु मंदिर के बाहर अपने ध्यान में बैठा होता है और कुछ लोग हाथ जोड़कर उसके ध्यान से जागने का इंतजार कर रहे होते हैं। वे सभी लोग उस साधु को बहुत मानते हैं। ये जरूर तुम्हारी परेशानी का समाधान कर देंगे। वो आदमी उस साधु को पाखंडी बोलता है और जाने लगता है, लेकिन साधु उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर वो आदमी अपनी परेशानी बताए तो शायद साधु महाराज उसका हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं।
वह आदमी बोलता है कि मैं एक इंसान को ढूंढते हुए इस शहर में आया हूँ। उसके इतना बोलते ही साधु महाराज बोलते हैं कि तुम उस आदमी से बदला लेना चाहते हो जिसने तुमको कुएं में फेंक दिया था और तुम्हारे पैसे भी नहीं दिए थे। ये सुनकर वह आदमी साधु महाराज के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पाखंडी कहा। साधु महाराज कहते हैं कि मैंने तो तुझे माफ कर दिया बेटा, मगर क्या तू सच में अपनी परेशानी का हल ढूंढ रहा है? वह आदमी कहता है कि महाराज आपने सही कहा। साधु महाराज कहते हैं कि अगर तू अपना ये दूसरा जीवन जो तुझे भगवान की कृपा से मिला है अच्छे से जीना चाहता है तो अपने गांव लौट जा और अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी से रह और उस आदमी के बारे में भूल जा, क्योंकि वह आदमी आज से 3 साल पहले मर चुका है। वह आदमी ऐसा ही करता है। साधु अपने घर आकर शाम को अपनी बीवी से कहता है कि मेरे दिल पे जो 5 साल से बोझ था वो आज हल्का हो गया। उसकी बीवी कहती है कि ऐसा क्या हुआ आज? साधु कहता है कि मुझे लगा था मैंने उस सेठ को कुएं में गिरा के मार डाला था, लेकिन आज मेरे पास वही सेठ आया था अपना बदला लेने, लेकिन मैंने उसको पहचान लिया और उसको सब बताया तो वो चौंक गया कि मुझे इतना सब कैसे पता। उसने मुझे पहचाना नहीं और साधु समझकर मेरी बात मान गया। हमने अपने बैल पहले ही उसके घर छोड़ दिए थे उसका कर्ज चुकाने के लिए, मगर वो मेरी बात मान गया कि उस आदमी को भूल जाए और अपने गांव चला गया। अब हम सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। कहानी से निकलने वाला सीधा सा सीख है कि अगर हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं और सीखते हैं तो हम नई शुरुआतों की ओर बढ़ सकते हैं। सत्य और प्रेम में रहकर हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करके सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। मोहनदास एक किसान था और वो बहुत मेहनती था। उसने अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाने का निर्णय किया था और अपनी बचत को एक छुपे हुए स्थान में रखा था। एक सुबह मोहनदास पुलिस के पास रोता हुआ गया और उन्हें बताया कि उसकी सारी बचत जो लगभग 50,000 रुपए थे चोरी हो गई थी। उसने ये भी बताया कि उसने अपने पैसे को अपने खेत के एक बरगद के पेड़ के नीचे छिपा के रखा था, क्योंकि उसको पूरे दिन खेत में काम करते हुए पैसों का ध्यान रखना आसान था। पुलिस ने उसको ये कहकर आश्वासन दिया कि वो मामला हल करेंगे। फिर पुलिस ने सोचा कि अगर किसी ने पेड़ के नीचे खोदा हो तो ही कोई इस बारे में जान सकता है कि रुपए वहां हैं। पुलिस ने सभी वैद्यों और हकीमों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या पेड़ का कोई हिस्सा औषधि के रूप में काम करता है। अधिकांश ने इनकार किया, लेकिन एक ने उन्हें बताया कि बरगद की जड़ और पत्ते सेहत के लिए अच्छा है। फिर एक अनुभवी वैद्य ने पुलिस को बताया कि हाल ही में उसने कुछ जड़ी बूटियों की पेस्ट बनाई और बरगद के पेड़ की जड़ की पेस्ट के साथ मिलाई। इसे उसने अपने मरीज सेठ करोडीमल को दी थी, जो पीलिया से पीड़ित थे। सेठ को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पुलिस ने उससे पूछताछ की। जिससे पता चला कि उसे उसकी सेवा करने के लिए एक पेड़ की जड़ की पेस्ट लाई गई थी, लेकिन जड़ और पत्ते मोहनदास ने ही उन्हें दिया था। पुलिस ने मोहनदास से फिर से पूछताछ की। इस बार मोहनदास डर जाता है। मोहनदास, पुलिस और सभी वैद्य और हकीम उसके खेत की तरफ जाते हैं।
हैं, यहाँ चोरी का रहस्य और गंभीर होता जा रहा था। बरगद के पेड़ के पास जाकर पुलिस एक बार फिर से सावधानी से चारों तरफ देखती है। पुलिस को सब कुछ समझ आ जाता है। पेड़ के पीछे खुदाई से पता लगता है कि वहाँ एक बड़ा सा बर्तन दबा हुआ है और बारिश के मौसम में मिट्टी नरम होने के बाद रुपये बर्तन में गिर गए थे। सभी पुलिस के चालाक दिमाग की प्रशंसा करते हैं और चैन की सांस लेते हैं और मोहनदास को सूचित किया जाता है कि ऐसे असुरक्षित स्थान पर पैसे छुपाना उचित नहीं है। कहानी से मिली सीख। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन करना चाहिए और ध्यानपूर्वक रखना चाहिए कि यह स्थान किसी को पता नहीं चले। धन को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम बुढ़ापे में आराम से जी सकें। आज दोपहर को सुना था कि समोसा आज बाजार में मिलेगा। सच? कहाँ सुना यह समाचार? वहां के अन्नाज बाजार के दुकानदार ने बताया। हर साल की तरह इस बार भी समोसा खासी संख्या में हैं। चलो इस बार जल्दी से जाकर हमारी तैयारी करते हैं। बिल्कुल, वरना हमारा आज का मौका चला जाएगा। गांव वाले उत्साहित होकर बाजार की ओर बढ़ते हैं। बाजार में पहुंचकर वे देखते हैं कि समोसे की खुशबू से हवा भरी हुई है। आइए आइए, समोसा यहाँ है। वाह वाह, क्या खुशबू है समोसों की। सच में मेरे मुंह में भी पानी आ गया। वाह वाह, कितने स्वादिष्ट और बड़े समोसे हैं। जी हाँ, यह वाकई अद्भुत है। दुकानदार ने उन्हें एक विशेष समोसे की दुकान की ओर बुलाया, जिसे वह रहस्यमय समोसा कहते थे। इस समोसे का एक विशेषता है, इसमें एक रहस्यमय सूची है। समोसे तो स्वादिष्ट हैं ही, साथ साथ कुछ खास भी है। सूची? इसमें क्या है? यह सूची एक खास तरह के समोसे हैं जिनमें प्रति मिनट एक छोटा सा सस्पेंस छिपा हुआ है। आप इसे खाते वक्त इस सूची का खुलासा करेंगे। गांव वाले हैरानी और उत्सुकता से भरे हुए अपनी सीटों पर बैठते हैं। समोसा खाते समय हर मिनट पर चकित होते हैं। रात के आसमान में चांदनी की किरणों के बीच गांव वाले समोसा की एक और झलक को उत्सुकता से देख रहे थे। समोसा खाने का समय आ गया था और वे सभी तैयार थे इस रहस्यमय सुनहरे मौके का मजा लेने के लिए। शुरुआत करते हैं। पहला समोसा खाने के बाद आपको एक आश्चर्य मिलेगा। इसमें क्या सूची है दुकानदार जी? धीरे धीरे, बस समोसा का आनंद लेते रहिए और प्रति मिनट का आनंद लेते रहिए। हर मिनट बीतते जा रहे थे और समोसा की आखिरी चुटकुले की बारी आई। गांव वाले हर्षित होकर सूची को खोलने के लिए तैयार थे। आखिरकार हम जान पाएंगे कि इसमें कौन सा रहस्य है। दुकानदार ने सूची को खोला और सबको सबसे बड़े हैरान होने का सामना करना पड़ा। सूची में लिखा था, गांव वालों को इस समोसे का एक दूसरे के साथ साझा करना और साथ आनंद लेना ही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, ये कैसा रहस्य है? जी, इसमें हमने गांव के बंधनों को मजबूती से जोड़ने का सिक्का छुपा हुआ है। जब तुम समोसा खाते हो तो तुम सभी गांव वालों के साथ अपना आनंद साझा करते हो, जो हमारे सामृद्धिक विकास में मदद करता है। गांव वाले ने एक दूसरे के साथ अपना समृद्धि और सहयोग का वादा किया और उन्होंने समोसे का आनंद लेने का समय गुजारा। समृद्धि और सद्गुण साझागर के साथ गांव का वातावरण बदल गया था। इस प्रकार समोसा का रहस्य गांव वालों को एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ने का सजीव सबक सिखाता था। समोसे के स्वाद ने गांव को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वहां के लोगों में एक दूसरे के प्रति आपसी समर्थन की भावना को मजबूती से बनाए रखा। समृद्धि, मिलन और साजगर की भावना से भरी इस कहानी ने समोसा के माध्यम से एक छोटे से गांव की बड़ी कहानी बना दी। इससे यह सीखने को मिलता है कि छोटी सी चीजें जैसे कि समोसा भी बड़े परिवर्तन ला सकती हैं, जब वे सही भावना और साझागर से भरी होती हैं।